हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोग का क्रैश कोर्स का चैप्टर है ये है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए, GOC1 मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11 का फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर। ठीक है, तो इससे एक या दो क्वेश्चन आ सकता है और हाइड्रोकार्बन जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है इससे भी एक या दो क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 2-3 क्वेश्चन रहता ही है ये जो बेसिक चैप्टर इससे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट लिख के रखा हूँ। किस लिए रखा हूँ? देखिए ये जो बेसिक चार्ट है ये जरूर आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स लिखा हुआ है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस भी यहाँ पे मैंने इलेबोरेटली डिस्कस किया है। तो आप लोग जरूर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ले लीजिए, मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सीरियल मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि देखिए आईयूपैक नेम, पहले आप लोग पूछ सकते सर पहले तो आईयूपैक नेम है फिर ये सब है। ठीक है, आईयूपैक नेम बताऊंगा, पहले ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये लिख दिया आप लोगों के लिए। तो पहले ये लिख लीजिए, फिर आईयूपैक नेम जो पार्ट है वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो पहले यहाँ पे देखिए आईयूपैक नेम मैं बाद में बोलूंगा, पहले मैं आइसोमरिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ। आइसोमरिज्म क्या है? आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे बेसिकली आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या क्या होता है? चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमरिज्म क्या है? लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन। ठीक है, एक होगा लॉन्ग चेन और एक होगा इससे ही ब्रांच चेन। लाइक एग्जांपल देखिए यहाँ पे CH3 CH2 ये एक है। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए एक ब्रांच में लिख सकते हैं, ठीक है, और एक भी ब्रांच लिख सकते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया? तीनों ही, ये पहला वाला है लाइन मतलब लॉन्ग चेन और दूसरा और तीसरा वाला क्या है? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हो गया चेन आइसोमर, एक दूसरे का चेन आइसोमर, मगर तीनों ही क्या है? C5H12 है। तीनों ही क्या है? C5H12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल बी इन डिफरेंट पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स व्हिच डिटरमाइन द केमिकल नेचर ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड का ऑर्गेनिक सब्सटेंस का केमिकल नेचर चेंज कर देते हैं उसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे देखिए पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है? पोजीशन आइसोमरिज्म मतलब डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, मतलब 1 नंबर पोजीशन या 2 नंबर पोजीशन, मतलब पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके अलग करेंगे। कैसे? देखिए सपोज CH3 CH2 CH2 OH है, यहाँ पे CH3 CH OH है और CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपानॉल। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपानॉल, OH है इसलिए ऑल प्रोपानॉल। और ये क्या होगा? 2 प्रोपानॉल। ये है 1 प्रोपानॉल और ये है 2 प्रोपानॉल। क्यों? पोजीशन चेंज हो गया। किसका पोजीशन चेंज हुआ? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ, इसलिए एक दूसरे को क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म मतलब फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होगा। कैसे? देखिए C2H6O, इसको देखकर हम लोग 2 फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये, देखिए C2H6O देकर हम लोग 2 फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है इथार, इसको कहेंगे इथार ग्रुप, इथार फंक्शनल ग्रुप, और यह है एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यह है इथार और यह है एल्कोहल। ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट देखिए मेटामरिज्म। मेटामरिज्म मतलब क्या है? मेटामरिज्म मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा मगर एल्काइल ग्रुप का डिफरेंट होगा। डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स, पोजीशंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। देखिए मेटामरिज्म में क्या होता है? देखिए मेटामरिज्म में देखिए यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप मगर
एल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंस है, मगर दोनों ही क्या है C4H10O, दोनों ही क्या है C4H10O। देख लीजिए दोनों ही C4H10O है, मगर यहाँ पे सेम फंक्शन ग्रुप इथाइल ही है दोनों, मगर यहाँ पे डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है। इसको ही कहेंगे एक दूसरे का मेटामार, ठीक है। फिर देख लीजिए रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर किसको कहेंगे, चेन को मतलब लॉन्ग चेन को रिंग में रिप्रेजेंट करना, उसको ही कहेंगे रिंग चेन आइसोमर। लॉन्ग चेन को रिंग में रिप्रेजेंट करना को ही क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमर। देखिए देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, ये क्या है C3H6 और ये भी क्या है C3H6, दोनों ही C3H6 है। इसका नाम क्या है प्रोप-इन, एक नंबर पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसलिए एक 1 इन प्रोप 1 इन या फिर 1 प्रोपिन या फिर प्रोपिन भी बोल सकते हो। और ये साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम क्या है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये है साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो रिंग चेन मतलब चेन को हम लोग रिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको कहेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। देखिए जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर वो है जिसमें सिस ट्रांस मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होगा, ऑपोजिट होगा, तो इसके ऊपर डिपेंड करके सेपरेट कर सकते हो। कैसे, अगर सेम ग्रुप सेम साइड में रहेगा देखिए अगर सेम ग्रुप सेम साइड में रहेगा तो इसको कहेंगे सिस आइसोमर। अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में रहेंगे तो उसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर, ठीक है। इसको ट्रांस कहेंगे और इसको सिस कहेंगे। ये है एक दूसरे का जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक्चुअली जब रोटेशन होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करके अगर नया कंपाउंड फॉर्मेशन किया जाए तब उसको कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब ई प्लस देकर इसको डिनोट किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस जिसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस उसको ही तो कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसका डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जरूर ये नोट डाउन कर लीजिए। पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस ई प्लस से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, जिसका भूख क्या है पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस का, उसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। उसका अटैकिंग टेंडेंसी, देखिए न्यूक्लियोफाइल्स का है ही टेंडेंसी क्या, अटैकिंग, किसी भी पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज में कार्बोनिल पोजीशन में अटैक करने का उसका टेंडेंसी ज्यादा रहता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या है H- Cl- Br- I- NH3H2, ये सब क्या है न्यूक्लियोफाइल्स। नेक्स्ट देखिए कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होना। तो इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, सबसे ज्यादा किसका होगा 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। कार्बन आयन क्या है, उल्टा होगा कार्बोकैटायन का, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये होता है और कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करके होता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री देन 3 डिग्री, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक मतलब इक्वली जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इक्वली जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब क्या होगा डॉट डॉट, सपोज ए बी बॉन्ड है तो ए डॉट प्लस बी डॉट, तो इसको ही कहेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है। ए फ्री रेडिकल बी फ्री रेडिकल। तो ऐसे करके फ्री रेडिकल जो है उसका भी स्टेबिलिटी क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मैं इसकी स्टेबिलिटी कैसे हो रहा है इसके बारे में डिटेल्स बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। फिर देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखिए कार्बन क्या है न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन स्पीसीज, न्यूट्रल डाइवेलेंट, वैलेंसी क्या है 2, जिसमें क्या है देखिए 2 टाइप होता है सिंगलेट और ट्रिपलेट, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा देखिए sp2, यहाँ पे देखिए एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पे डिफरेंट सेपरेट ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन, सिंगलेट, और ये होगा ट्रिपलेट कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है
sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी कार्बन का क्या है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, ध्यान देना। फिर देखिए नाइट्रोजन क्या है, न्यूट्रल मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज। न्यूट्रल मोनोवेलेंट, वैलेंसी क्या है, वहां पे क्या था 2 कार्बन के, और यहाँ पे एक मतलब सिंगल नाइट्रोजन मोनोवेलेंट स्पीसीज। तो यहाँ पे देखिए सिंगलेट और ट्रिपलेट सेम टू सेम है, यहाँ पे सिंगलेट नाइट्रेट और यहाँ पे ट्रिपलेट नाइट्रेट, यहाँ पे 2 में है, यहाँ पे 1 में है, लिख लीजिए। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का, ठीक है। फिर देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे और एक मैंने चार्ट लिख के रखा हूं आप लोगों के लिए, ये जरूर ध्यान रखना। ये जो चार्ट मैंने लिखा है ये फंक्शनल ग्रुप का सीरीज है। फंक्शनल ग्रुप का सीरीज मतलब जब आप लोग आईयूपैक नेम लिखेंगे तब ये सीरीज बहुत काम पे आएगा, क्योंकि ये सीरीज अप्लाई करके ही अगर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप, दो मतलब एक कार्बन हाइड्रोकार्बन में पहले भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट में भी एक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब राइट साइड में भी एक है, लेफ्ट साइड में भी एक एक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए वो जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है उसमें किसका प्रेफरेंस ज्यादा है। तो उसका जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए दे दिया। तो ये जरूर आप लोग ध्यान देना और इसके हिसाब से ही हम लोग आईयूपैक नेम लिखेंगे, प्रेफरेंस वाइज आईयूपैक नेम लिख लेंगे। ये जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे मैंने प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप, माइनस आई, प्लस आर, माइनस आर, ये मैं अलग करके अभी डिस्कस करने वाला हूँ और ये आप लोग जरूर लिख लीजिए। आईयूपैक नेम के बारे में पहले बताना चाहता हूँ। आईयूपैक नेम जब लिखेंगे हम लोग, आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे, आईयूपैक नेम है क्या, इंटरनेशनल आईयूपैक का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपैक नाम लिखने से पहले हम लोग को आईयूपैक नेम का रूल पता होना चाहिए, या उसके साथ जो रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप्स है उसका भी पता होना चाहिए, उसका प्रीफिक्स नेम सफिक्स नेम भी पता होना चाहिए और बहुत सारा रूल्स भी पता होना चाहिए। जरूर ये सब रूल्स बुक में है, आप लोग देख लीजिए। मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स है ये, तो मैं 3-4 यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या उसके साथ रिलेटेड एंट्रांस वाला जो टाप वाला होता है, बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे आईयूपैक नेम लिखने से पहले ये जो चार्ट है प्रीफिक्स और सफिक्स का, ये चार्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप जरूर ये चार्ट लिख लीजिए। आईयूपैक नेम लिखने से पहले ये चार्ट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ये चार्ट मैं आप लोगों के लिए दे दिया क्योंकि ये प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम मैंने अलग करके दे दिया। ये चार्ट बहुत जरूरी होता है आईयूपैक नेम लिखने में। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप, तो इसका प्रीफिक्स नेम है सल्फो, ये है सल्फोनिक एसिड। फिर COOH कार्बोक्सी ओइक एसिड, COR एल्कोक्सी कार्बोनिल, फिर एल्कोक्सी ओएट या फिर ओएट भी कह सकते हो, COX हेलोफॉर्मल ऑयल हैलाइड, CONH2 कार्बामोइल एमाइड, CN सायानो नाइट्राइल, NC आइसोसायानो कार्बाइलेमिन, CHO फॉर्माइल L, CO कीटो और ऑक्सो ओन, OH हाइड्रोक्सी ऑल, OR एल्कोक्सी, कोई भी सफिक्स नेम है नहीं, SH मार्केप्टो थायोल NH2 एमाइनो और एमाइन। ये चार्ट आप लोग जरूर लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आईयूपैक नेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आईयूपैक नेम लिखना है तो फर्स्ट रूल क्या है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कौन सा होगा वो आप लोगों को डिटरमाइन करना है। फिर नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप देखिए लॉन्गेस्ट चेन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, ये होगा लॉन्गेस्ट चेन। ऐसे करके आप लोगों को लॉन्गेस्ट चेन पहले निकालना चाहिए। फिर देखिए फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के ऊपर भी नंबरिंग देना चाहिए कार्बन के ऊपर। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा तो इस तरफ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है या फिर यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। नंबरिंग कौन सा होगा, ये होगा या फिर ये होगा,
डेफिनेटली नीचे वाला होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट जो किया वो सही है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नियरेस्ट लोकेंट रूल कहते हैं इसको, मतलब नंबर 2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी मतलब फंक्शनल ग्रुप मिल गया, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 4 नंबर पोजीशन में मिल गया। तो कौन सा नजदीक है, वो राइट साइड से स्टार्ट करने से नजदीक मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप, इसलिए यही होगा आप लोगों का मेन प्रेफरेंस ऑफ नंबरिंग ऑन कार्बन एटम। ठीक है, तो ये सब मेंटेन करना होता है। फिर भावल अल्फाबेट उसके ऊपर से भी एन इन मतलब भावल रहेगा, तो क्या होगा लास्ट में जो एन मतलब ए रहता है, सॉरी ई रहता है एल्केन, वो हट जाते हैं फिर और एक जुड़ जाते हैं इसके साथ। नाम लिखने से आप लोगों को पता चलेगा। तो बहुत इजी है आईपैड नेम, जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फर्स्ट जो है लॉन्गेस्ट चेन तो ये है। फिर नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट या राइट? देखिए बोलिए। हाँ, राइट साइड से स्टार्ट होगा। क्यों? देखिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट होने से 1 2 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, राइट साइड से स्टार्ट होने से 1 नंबर पे मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5। तो अब देखना पड़ेगा कि ये दोनों में प्रेफरेंस किसका ज्यादा है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट अब किस लिए चाहिए, देखिए अब ये जो लिस्ट है इसमें CHO पहले है फिर OH है, मतलब CHO का प्रेफरेंस ज्यादा है, तो OH। अब नाम लिखने समय सफिक्स और प्रीफिक्स का क्या वैल्यू है, देखिए अब इसका प्रीफिक्स नाम लिखेंगे, मतलब जिसका प्रेफरेंस कम है उसका प्रीफिक्स लिखेंगे, और जिसका प्रेफरेंस ज्यादा है उसका सफिक्स नाम मेन चेन में लिख लेंगे। तो नंबरिंग कर लिया। फिर 3 नंबर पोजीशन में है OH, तो 3 हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स नाम, और 5 कार्बन है पेंटानॉल। ठीक है, कार्बन 1 होगा तो मीथ, 2 होगा तो ईथ, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, 10 कार्बन तक ऐसे आप लोग कर सकते हो। देन अनडेक 2 डेक ऐसे भी है, नहीं चाहिए फिर इतना ही काफी है आप लोगों के लिए, एंट्रेंस के लिए और नॉर्मल एग्जाम के लिए भी। देखिए फिर नेक्स्ट ये वाला, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कौन सा होगा? यही सेम टू सेम है ना दोनों साइड, तो कोई भी एक चेन ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग स्टार्ट किया जाए तो किस तरफ स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम लोग ये ले लिया। 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अब नेमिंग करना है। तो 3 नंबर पोजीशन में क्या है, ये क्या कौन सा ग्रुप है, CH2 CH3 मतलब C2H5 इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल ग्रुप है तो इसका आईपैड नेम लिखने समय ये जो इथाइल ग्रुप है, इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा या फिर इन आएगा? इन आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई तो दोनों ही है, मगर इसके बाद जो एन है और ये टी है, तो पहले इन आएगा। तो नाम क्या होगा, 4 in 3 इथाइल हेक्सानोइक एसिड होगा, 4 in 3 इथाइल हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, आईपैड नेम लिखने से समय नंबर्स के पहले अगर कोई भी नंबर 2 नाम के बीच है तो सामने और बाद, मतलब नंबर लिखने के बाद या फिर नंबर लिखने से पहले दोनों में हाइपेन डैश देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये है एक साइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड, इसलिए इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है इसलिए साइक्लोपेंटेन। 3 कार्बन होगा तो साइक्लोप्रोपेन, और 4 कार्बन होगा तो साइक्लोब्यूटेन, 6 होगा तो साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोपेंटानॉल। क्योंकि ऑल क्यों है, क्योंकि OH है एक ही पोजीशन में, यहाँ पे एक नंबर ही, तो ये नंबरिंग करने का कोई जरूरी नहीं है, एक ही तो ग्रुप है। तो साइक्लोपेंटानॉल। 6 होगा तो साइक्लोहेक्सानॉल, 2 होगा तो अलग अलग नाम करेंगे। अच्छा, फिर ये देख लीजिए, इसका नंबरिंग डेफिनेटली राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन तो है ही ये। फिर देखिए नंबरिंग अब क्या करेंगे, अब प्रेफरेंस वाइज इसका प्रेफरेंस और अल्फाबेटिकल दोनों ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साइनाइड का प्रेफरेंस यहाँ पे देखिए ज्यादा है, किससे, CHO से। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, CN से स्टार्ट होगा। नंबरिंग CN से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि CN का प्रेफरेंस ज्यादा है CHO से, इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट के थ्रू देखिए CN और CHO, CN पहले। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग के समय ये हम लोग कर लिया। फिर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए 3 हाइड्रोक्सी
2 नंबर पे है फॉर्मल, 2 फॉर्मल, 4 आयोडो, 4 मिथाइल सेन नाइट्राइल, 4 मिथाइल हेक्सेन नाइट्राइल, CN मेन चेन में है इसलिए एक साथ नाम के साथ लिख लिया। ठीक है, फिर ये देख लीजिए नंबरिंग डेफिनेटली ये क्या है, ये बॉन्ड मतलब एक एक कार्बन है, कॉर्नर में एक एक कार्बन है, एक एक कॉर्नर में एक एक कार्बन है। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है देखिए नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 हाइड्रोक्सी पेंट 1 इन, 3 हाइड्रोक्सी पेंटीन 1 इन, तो इसको आप पेंटीन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए और एक टाइप का देख लेते हैं। देखिए बेंजीन रिलेटेड जितना सारा आईयूपैक है उसका आप लोग क्या करना है, उसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। सपोज बेंजीन के ऊपर CH3 है तो उसका नाम क्या है, टोलुइन। बेंजीन के ऊपर NO2 है तो उसका नाम क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर CN है, साइनोबेंजीन। ऐसे करके कॉमन नेम, क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन। ऐसे कॉमन नेम जरूर याद रखिए। ठीक है, फिर देखिए बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी यहाँ पे ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन, फिर ये क्या है मेटा पोजीशन और ये क्या है ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, और नंबरिंग किया जाए तो 1 2 ये है 3 4 5 6, ये है नंबरिंग इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज नाम लिखेंगे, कॉमन नेम जरूर आप लोग पढ़ दीजिए। देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, OH और Cl, इसमें किसका प्रेफरेंस ज्यादा है, OH का। तो OH का प्रेफरेंस ज्यादा है इसलिए OH का नाम जो बेंजीन के साथ रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, फेनॉल। तो 2 नंबर पोजीशन में क्लोरीन है तो आप लोग लिख सकते हैं ऑर्थोक्लोरोफेनॉल, ऑर्थोक्लोरोफेनॉल, या फिर आप लोग लिख सकते हो 2 क्लोरोफेनॉल। ये इसका नाम क्या होगा, देखिए OH और CH3 में किसका प्रेफरेंस ज्यादा है, OH और CH3 में किसका प्रेफरेंस ज्यादा है, डेफिनेटली OH का प्रेफरेंस ज्यादा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है, देखिए इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट का पोजीशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। तो ऑर्थो मिथाइल या फिर 2 मिथाइल फिनॉल, इसका नाम देखिए डेफिनेटली COOH का प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है। तो बेंजीन के साथ COOH होगा तो इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। तो मेटा पोजीशन में है NO2, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो मेटा भी लिख सकते हो या फिर 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, वो भी सही है। ओके, फिर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स क्या क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब देखिए यहाँ पे कार्बन का लॉन्ग चेन मैंने ड्रॉ किया तो इसके साथ इसका पार्शियली नेगेटिव, ये एक हेलोजन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड टेंडेंसी, ये है पॉजिटिव, ये भी और भी पॉजिटिव, ये और भी पॉजिटिव, ये और भी पॉजिटिव। मतलब जितना कार्बन से हेलोजन से दूर हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस से दूर हो रहा है, उतना उसका पॉजिटिविटी ज्यादा हो रहा है। तब ये दोनों के बीच जो बॉन्ड का फॉर्म, मतलब बॉन्ड का पोलैरिटी का जो टेंडेंसी है, इसको कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, +I और -I। +I ज्यादा ग्रुप रहेगा तो उसका काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ पुश कर देगा, और -I जो खुद की तरफ खींच लेगा। तो क्या इसका काम क्या है, इट पुशेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अदर्स। एज अ रिजल्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस। देखिए +I इफेक्ट ज्यादा होने से क्या होता है, +I इफेक्ट ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ धक्का दे देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन धक्का खा के किधर जाता है,
और एक और दूसरा स्पेसिस की तरफ, तब क्या होता है उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाता है, एसिडिटी डिक्रीज हो जाता है। और माइनस का इफेक्ट उल्टा होगा, इट एट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर्स, एज अ रिजल्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीज। ठीक है, और माइनस है और प्लस है, जितना सारा ग्रुप है मैंने यहाँ पे जो सीरीज है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर का वो मैंने यहाँ पे दे दिया, आप जरूर ये देख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये है टेम्पोररी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है टेम्पोररी इफेक्ट। इसमें एक नंबर क्या है, प्लस ई इफेक्ट। मतलब देखिए, अगर कोई पॉजिटिव सेंटर फॉर्मेशन हो गया है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को आकर अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, देखिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को अगर पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज होता है तो पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज होकर माइनस होकर जाकर इस प्लस को कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक किया तो इसमें क्या होंगे, देखिए यहाँ से अटैक हो रहा है तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। और एक बात ध्यान रखना, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पोजीशन में क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर फॉर्मेशन होगा, और जहां पे जा रहे हो उसमें माइनस फॉर्मेशन होगा। तो यहां से जा रहे हैं तो एक पॉजिटिव सेंटर फॉर्मेशन हुआ तो उसको कहेंगे प्लस ई इफेक्ट। अगर देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर इसमें अटैक किया करेगा तो ये O माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है और इसके ऊपर O माइनस हो रहा है, तो एक नेगेटिव सेंटर फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसको कहेंगे माइनस ई इफेक्ट। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस है ही डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन मतलब पोजीशन चेंज होना, ठीक है, जगह चेंज होना। तो डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका भी इफेक्टिव क्या है, जितना सारा प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप होता है तो वो क्या करते हैं, उसका काम क्या है, प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ खींच दे देते हैं। सपोज देखिए ये जो फेनॉल है ये क्या है, OH फेनॉल, ठीक है, ये कंपाउंड का नाम क्या है, फेनॉल है। तो ये लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड कर देगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर देखिए क्या होगा, यहां से जा रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, इसके ऊपर प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, फिर ये बॉन्ड कर लेगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये जो मूव कर रहा है, देखिए हर एक स्टेप, एक पहला स्टेप देख के दूसरा स्टेप लिखना है। यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे OH प्लस हो रहा है, फिर ये ऐड होगा, ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बॉन्ड, फाइनली ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए पहला वाला जो स्ट्रक्चर है और लास्ट जो स्ट्रक्चर है, देखिए पहला जो स्ट्रक्चर और लास्ट का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, मगर इसमें डिफरेंस क्या है, पोजीशंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके पोजीशन चेंज हो गए तो एक दूसरे का क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसलिए बेंजीन को कैसे लिख सकते हैं, बेंजीन को आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे फेनोल को रिप्रेजेंट किया मैंने, तो इसको कहेंगे, इसका नाम क्या है, फेनोल। तो इसको कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फेनोल, हाइब्रिड फॉर्मेशन हुआ। तो प्लासर क्या कर रहा है, OH देखिए प्लासर इफेक्टिव ग्रुप में है, ठीक है, तो प्लासर है, ये देखिए प्लासर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करके इसका क्या कर रहा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, वो और दूसरा ग्रुप को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने से क्या होता है, उसको एक्टिवेट करने से उसका इलेक्ट्रोफिलिक टेंडेंसी बढ़ जाते हैं, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है नीट में, प्रीवियस ईयर्स में, जेईई मेंस में, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर व्हिच वन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो न्यूक्लियोफिल किसको कैसे अटैक करेंगे, देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है,
सपोज माइनस आर इफेक्टिव, माइनस आई इफेक्टिव, माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप क्या करते हैं, उसमें हम ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब दूसरे ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच के ले लेते हैं। तो खींच के ले लिया, क्या हो गया, कोई भी पॉजिटिव सेंटर फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ ले लिया तो पॉजिटिव सेंटर फॉर्मेशन हुआ। तो पॉजिटिव सेंटर फॉर्मेशन हुआ मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर फॉर्मेशन हुआ, तो उसमें किसका अटैक करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, बोलिए, न्यूक्लियोफाइल का। हाँ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का टेंडेंसी उसमें ज्यादा रहेगा। इसलिए एक बात ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम ही तो है कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को जाके अटैक करना, तो न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम ही है कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करके उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेना। तो ऐसे करके आप माइनस आई इफेक्ट भी सेम टू सेम है, माइनस आर इफेक्ट देख लीजिए, इसका नाम क्या है, बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड, बेंजीन के साथ क्या है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, खुद की तरफ खींच लेगा, और ये ऐसे, फिर यहां से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस, और हो गया। फिर इस प्लस को मिनिमाइज करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो यहां से शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर इस प्लस को मिनिमाइज करने के लिए यहां से शिफ्ट होगा, तब यहां पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होने वाला था, मैंने नहीं लिखा, डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पे प्लस, फाइनली क्या होगा, इस प्लस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके फिर यहाँ से होके फिर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए सेम टू सेम, पहला जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किया था और लास्ट वाला सेम टू सेम है, सिर्फ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है। तो हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म, हायर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखिए, और ये जो ग्रुप्स है जो मैंने ट्रिक बताया वो जरूर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, खुद की तरफ खींच लेते हैं। सपोज यहाँ पे CH खुद की तरफ बेंजीन से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो खींच रहा है मतलब बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी सेंटर बना रहा है, इसको बेंजीन को बना रहा है। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया तो न्यूक्लियोफाइल आके इजीली अटैक कर लेगा। ठीक है, ऐसे करके, तो जिसका विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। सही, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों ही एक साथ डीलोकलाइज करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक ही बात आप लोग ध्यान रखिए, हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हायर विल बी द स्टेबिलिटी, हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म्स हायर विल बी द स्टेबिलिटी। तो देखिए कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, देखिए अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालना है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ फर्स्ट जो कार्बन है इसको कहेंगे अल्फा कार्बन, उसके साथ जो रिलेटेड हाइड्रोजन है उसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, फिर बीटा कार्बन उसके साथ रिलेटेड जो हाइड्रोजन है उसको कहेंगे बीटा हाइड्रोजन, फिर गामा कार्बन उसके साथ रिलेटेड जो हाइड्रोजन उसको कहेंगे गामा हाइड्रोजन। ऐसे करके अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन, गामा हाइड्रोजन गामा कार्बन हम लोग निकल सकते हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो इसके साथ कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच था वो चला गया, मतलब लिविंग ग्रुप था इसलिए चला गया। फिर इसके साथ जो 3 कार्बन अटैच है तो इसके रिलेटेड ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो 3 अल्फा कार्बन है। इसके साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, 9 हाइड्रोजन।
तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हायर विल बी द स्टेबिलिटी। So higher the number of alpha hydrogen, higher will be its stability. Definitely remember. So ये बात हाइपर कंजुगेशन से हम लोगों को सीखना है, ठीक है। फिर आप लोग बहुत सारे रिएक्शंस है, देख लीजिए बुक में है। देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या क्या है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, इजी है, देख लीजिए। फिर इसमें बीटा एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है एंट्रांस के लिए। एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फिर आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बुक में है, बहुत इजी, आप लोग जरूर देख लीजिए। ये क्रैश कोर्स से उतना सारा कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो आप लोग जरूर ये देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिग्मा पाई बॉन्ड डिटर्मिनेशन। सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो 1 पाई 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाउ टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सब क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए तो सिंगल बॉन्ड कितना रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3, 3 है पाई बॉन्ड और 10 है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ऐसे करके आप लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड इजीली निकल सकते हो। चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन की तरफ देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन है बहुत इजी हाइब्रिडाइजेशन है। क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन आज पूछा जा सकता है, sp2 sp sp2 और sp3, ये तीनों में से ही पूछा जाएगा, ठीक है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो कैसे कहेंगे, देखिए ट्रिपल बॉन्ड होगा तो शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूं, देखिए ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इसको भी सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको भी सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, टोटल ऐड करेंगे, -1 करेंगे, जितना होगा वो ही। अगर 2 निकल के आया तो sp2, अगर 3 निकल के आया तो sp3, अगर 1 निकल के आया तो sp, ऐसे करके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया, अगर पूछा गया तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कैसे बताएंगे। देखिए अगर इस कार्बन का यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लिया, कार्बन नंबर 1 का देखिए, इसका ट्रिपल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, और कार्बन और हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड, टोटल 2 है, 2 - 1 1 1 मतलब sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। फिर देखिए नंबर 2, इसके साथ क्या है, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 1 ही कंसीडर कर लिए, फिर और 1 बॉन्ड है, 2 2 - 1 1, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन। सेम यहाँ पे देखिए C और H में 1 बॉन्ड है और यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 2, और डबल बॉन्ड को 1 बॉन्ड कंसीडर किया, 3 3 - 1 2 sp2, ये है sp2। और इसके देखेंगे C यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे H 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 1, 3 - 1 2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड को तो एक ही एक करके पकड़ेंगे तो 3, और यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 1 4 4 - 1 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ऐसे करके आप लोग इजीली हाइब्रिडाइजेशन भी निकल सकते हो कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। चलिए अब और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर, R राइट हैंड, R और S का रोटेशन करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे। तो इसके पहले मैं कहूंगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है
देखिए अगर कोई ऐसा ग्रुप रहेगा ए बी सी डी, एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप अटैच हुआ है। तो अलग अलग ग्रुप अटैच हुआ है, इसलिए एक ही कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप अटैच रहेगा, तो उस कार्बन को क्या कहेंगे? काइरल कार्बन। उस कार्बन को कहेंगे काइरल कार्बन। एक कार्बन के साथ अगर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप रहेगा तो उस कार्बन को कहेंगे काइरल कार्बन। ठीक है, तो काइरल कार्बन रहेगा तो उसको अगर एक मिरर रख देंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करके, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे ऐसे करके न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ। तो कैसे पता चला ये ऑप्टिकली एक्टिव है? देखिए अगर ये उठा के आप लोग इसके ऊपर रख देंगे तो बैठेगा क्या? नहीं ना, इसलिए इसको कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल देखिए मेरे राइट हैंड के ऊपर आपका राइट हैंड इजीली बैठ जाएगा, उसको कहेंगे सुपर इम्पोजेबल। मगर मेरे राइट हैंड के ऊपर मेरा लेफ्ट हैंड नहीं बैठेगा, तब उसको कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसको क्या हो गया? ये ऑप्टिकली हो गया एक्टिव, और इसको ही हम कहेंगे क्या कहेंगे? एनानशियोमार। इसको कहेंगे एनानशियोमार। ठीक है, जरूर याद रखिए। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये फॉर्मेशन। तो अगर मान लिया ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, इन दोनों के बीच ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर ये राइट साइड में है तो इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी कॉन्फ़िगरेशन, और ये लेफ्ट साइड में रोटेट होकर चला गया तो उसको कहेंगे लीवो रोटेटरी और एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, एनानशियोमर कहेंगे उसको, और काइरल कार्बन प्रेजेंट मास्ट। काइरल कार्बन मतलब एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आरएस नोमेनक्लेचर में कैसे किया जा सकता है। सपोज ऐसा कोई ग्रुप दे दिया, तो आप लोगों का काम क्या है? पहला काम है ये जो कार्बन है इसके साथ जो डायरेक्टली जो अटैच्ड ग्रुप्स है, उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, उसका एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है उसका प्रेफरेंस ज्यादा है। सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो चारों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो इसको हम लोग ए मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। फिर देखिए यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब क्या करना है? फिर नेक्स्ट जो एटम है वो देखना है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है मान लिया। फिर देखना है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब इसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, तो ये होगा बी और ये होगा सी और लास्ट में ये डी। अब देखेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसको कहेंगे आर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसको कहेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन होने से उसको कहेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने से उसको कहेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये होने के बावजूद भी अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ये लीस्ट प्रेफरेबल ग्रुप जो डी है, लीस्ट प्रेफरेबल ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो आर होने से भी उसको एस लिखेंगे, एस होने से भी आर लिखेंगे। इफ द लीस्ट प्रेफरेबल ग्रुप is present in the horizontal line, then R will convert it into S and S will convert it into R। जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं A to B to C। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, इजीएस्ट वे। तो दिस इज क्या है? ये क्या है? क्लॉकवाइज है, मतलब R होना चाहिए था, मगर देख लेते हैं हाँ यहाँ पे डी लीस्ट प्रेफरेबल ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो क्या होगा? ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए अगर दो ऐसा रहेगा तब कैसे करेंगे? ऑप्शन ऐसे दिया हुआ रहता है, फाइंड आउट आर एस
configuration from this, find out the correct configuration. ऑप्शन रहेगा 2s 3s 2r 3s 2s 3r 2r 3r। तो देखिए मान लेते हैं ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो 2 नंबर कार्बन का पहले देख लेते हैं। देखिए इसके रिस्पेक्ट में जो ग्रुप अटैच है उसका डायरेक्टली अटैच जो एटॉम है उसका एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? डेफिनेटली ऑक्सीजन का, यहाँ पे ए। फिर देखिए ये कार्बन को हम लोग प्रेफरेंस देंगे या फिर ये कार्बन को प्रेफरेंस देंगे? बोलिए। ये कार्बन को बी पकड़ेंगे जो इसके साथ अटैच है। क्यों? इसको क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि ये जो कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है और इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन है। तो मोर प्रेफरेबल ग्रुप विल बी द बिलो 1, फिर सी, फिर डी। अब देखते हैं घुमा के ये क्या हो रहा है। सेम टू सेम देखिए क्लॉकवाइज, मगर डी है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो ये हो गया 2s। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये जो ग्रुप है यहाँ पे भी ये है हाईएस्ट प्रेफरेबल ग्रुप, फिर ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, दूसरा कार्बन का 3 नंबर कार्बन जो है ए, फिर सेम टू सेम ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी। तो ये होगा उसका रोटेशन ए टू बी टू सी, मतलब क्या है ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है मगर डी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो आर नहीं होगा, क्या होगा 3s। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, ऐसे करके आप लोग RS नोमेनक्लेचर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।